हेलो दोस्तों, आई एम राम। और हम लोगों ने कंटिन्यू बैक टू बैक क्लासेस लेने को बोला था कि आपकी हर सब्जेक्ट की हर ड्रीम साकार होगा। और उसी कंटिन्यूअस में आपके पास आज फिर एक करंट अफेयर की फिर से क्लास, जो सीक्वेंस चल रहा था साप्ताहिक धमाका। तो तीसरी क्लास है हमारी साप्ताहिक धमाका में। लेकिन इस क्लास में कुछ नया है। नया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात इसमें नई ये है कि जैसे हम पहली क्लास में क्या कर रहे थे, मैं सीधे आपको क्वेश्चन बना के आंसर लिख के दिए दे रहा था। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कहीं किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर के, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो उसी दिक्कत से निपटने के लिए आज की जो क्लास है या आज के बाद की जितनी भी क्लासें होंगी, कंटेंट दोनों का बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश में भी हिंदी में। तो किसी को टेंशन नहीं लेना है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो चाहे हिंदी मीडियम वाला हो, तो डोंट वरी इस चीज के लिए। दूसरी बात, तो हम क्या करेंगे आज के बाद कंप्रिहेंशनल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जिससे अगर मान लो किसी को जानना है, कोई मेंस एग्जाम देने जा रहा है और उसे रिटर्न दे के आना है, तो अब वो क्वेश्चन आंसर यूज नहीं कर सकता। एक डेटा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एनालिसिस होना चाहिए, और ये एनालिसिस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो आप लेखपाल जा रहे हो, चाहे वो आप आरआरबी जा रहे हो, चाहे वो आप एनटीपीसी देने जाओ, चाहे आप डिफेंस में कोई एग्जाम देने जाओ, चाहे आप वो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्लियर है। तो एनी एग्जाम ऑफ द कंट्री, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, किसी भी कमीशन में एग्जाम देने जा रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास। तो मैं यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। हमारा एक ही टारगेट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना और फ्री एजुकेशन को बढ़ावा देना, और एक क्वालिटी फुल और क्वांटिटी में भी कंटेंट को अवेलेबल कराना। और डोंट वरी, हर एक सिलेबस होगा, हर एक सब्जेक्ट होगा, जिसके जिसके अनाउंसमेंट हुई है। प्ले लिस्ट एक्सेस करिए, आपको अपने आप पता चलेगा कि क्लास में क्या क्या चल रहा है। बिना प्ले लिस्ट में जाए आपको पता नहीं चलेगा कहां पर कौन सी क्लास किस लेवल पर चल रही है, क्योंकि यहां पर सिविल तक की क्लासें चल रही हैं। ये याद रखिएगा। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अदर सब्जेक्ट सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से हो रहा है। सिविल तक की फुल प्रिपरेशन कराने को बोला गया है, तो प्रिपरेशन कराई जाएगी आपके विद ऑप्शनल आपकी प्रिपरेशन होगी। गारंटी है इस बात की, इस चैनल के अंदर देख लीजिएगा, हंगामा क्रिएट होगा जिस दिन ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। जीएस कंप्लीट, एवरीथिंग कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि शेयर कीजिए जितना हो सके, चाहे वो डिफेंस का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए जा रहा हो, शेयर कीजिए जितना हो सके। तो आज चलते हैं आज के टॉपिक में कि आज की क्लास में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है करंट अफेयर का, देखिए जनवरी का चल रहा है, फिर फरवरी का लेके आएंगे, ऐसे साप्ताहिक यानी 7 डे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम निकाल के लाएंगे। क्लियर। किसने रूसी नौसेना के साथ आईएनएस कोची ने किया अभ्यास? आईएनएस कोची एक क्या है? एक युद्धपोत है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आईएनएस है क्या? एक स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है ये। क्लियर है। तो भारतीय नौसेना ने रविवार को अरब सागर में अभ्यास किया। इस दौरान नौसेना को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनाने वाले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची का भी निरीक्षण किया गया। तो जब रूसी नौसेना के साथ युद्धाभ्यास चल रहा था, तो आईएनएस कोची का भी निरीक्षण वहां पर किया गया है। तो द इंडियन नेवी कंडक्टेड एन एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी ऑन संडे। ड्यूरिंग दिस, द इंडिजीनियसली designed guided missile destroyer INS Kochi, making the navy even more powerful than before, was also inspected. तो आपको एक बात ध्यान देनी है,
कि जितने भी युद्धाभ्यास हैं, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे कोई भी युद्धाभ्यास हो, मैं एक युद्धाभ्यास की एक अलग से क्लास लेके आ जाऊंगा। आपको उसमें सारे युद्धाभ्यास 2022 के करा दिए जाएंगे और कोशिश रहेगी एक क्लास ऐसी भी आए जिसमें 2021 के जो युद्धाभ्यास हुए हैं देश के साथ, वो सारे युद्धाभ्यास आपके पास हो एक ही क्लास में। तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। ठीक है, क्लियर है? तो टेंशन लेनी नहीं है, देनी है। किन्हें? जो बिजनेस बनाए बैठे हैं उन लोगों को टेंशन देनी है कि देश के अंदर एजुकेशन फ्री होना चाहिए, तो होना चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोत का परीक्षण किया है। This is the first time that the Indian Navy has test fired in indigenously designed warship। कि पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने कोई स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया युद्धपोत को यूज किया है, जिसका परीक्षण किया है, जिसका टेस्ट फायर हुआ है। क्लियर है क्या? आई होप बात क्लियर होगी। तो आपको स्ट्रेटेजिकली इंडिया की जितनी इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे अमित शाह पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, है ना? तो वहां पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया है, एक नया ही स्ट्रेटेजिकली शिप बना के दी जा रही है, या उन लोगों ने डेवलप की है बीएसएफ ने। तो आपको ये भी ध्यान देके चलना है, क्योंकि हमारे कंट्री का स्ट्रेटेजिकली पोजीशन बहुत इस टाइम पे स्ट्रांग होता चला जा रहा है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो लैंड वॉर के बेसिस पर हो, चाहे वो आपके एयरफोर्स के बेसिस पर हो, चाहे वो आपके नेवी के बेसिस पर हो, चाहे वो आपके आर्मी के बेसिस पर हो। क्लियर है क्या? तो लास्ट के जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से आप कह सकते हैं कि डिफेंस काफी स्ट्रांग हुआ है। तो उस डिफेंस को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारा कंट्री स्ट्रेटेजिकली काफी आगे बढ़ रहा है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया बना के रखना होगा कि कहां पर क्या बातें हो रही हैं। क्लियर है क्या? तो देखिए, जैसे क्वेश्चन बनेगा, मैंने एक क्वेश्चन समझाया भी था आपको, पिछली क्लास में बताया था कि क्वेश्चन को माइंडसेट को पढ़िए। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे जैसा आए आप कर ले जाएंगे। सवाल पर फोकस कम, कंटेंट पर फोकस ज्यादा होना चाहिए। आपके पास अगर कंटेंट क्वालिटी फुल है तो मैं कह सकता हूं कोई भी क्वेश्चन यूं ब्रेक कर दोगे। चैलेंज है मेरा, यूं ऐसे आएगा क्वेश्चन और गया। क्लियर है क्या? तो हाल ही में भारत ने अरब सागर में हुए युद्धाभ्यास में स्वदेशी रूप से निर्मित किस युद्धपोत का परीक्षण किया है? आईएनएस कोची। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्लियर है? तो आप भी अपने क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज टेस्टेड विच इंडिजिनियसली बिल्ट वॉरशिप इन द एक्सरसाइज इन द अरेबियन सी आईएनएस कोची। हु इज आईएनएस कोची? क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। इंडिया ओपन 2022 का खिताब किसके नाम पर गया है? ये बात को ध्यान देना है। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन के एकल स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन हैज ऑन द इंडियन ओपन सिंगल्स टाइटल। क्लियर है क्या? तो ये आपको ध्यान देना है, नाम याद रखना है कि इंडिया ओपन 2022 का खिताब किसके नाम आया है? तो है लक्ष्य सेन के नाम। क्वेश्चन बना दिया जाए, इंडिया ओपन 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किसके नाम हुआ या किसने अपने नाम किया? चार ऑप्शन दे दी जाए, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्य सेन, है ना? और कोई लक्ष्य के दो तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन बना के और लक्ष्य नाम से ही, तो आपको वही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि लक्ष्मण सिंह है कि लक्ष्य सेन है कि लक्ष्य जीत है, कौन है? क्लियर है? तो आपको वहीं से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि लक्ष्य सेन है। टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओगब्रोगफॉन। क्लियर है? थोड़ा सा नाम टिपिकल है, आपको नाम लेने में
दिक्कत होगी क्योंकि मुझे हो रही है, तो आप क्या करिएगा, केवल बुसानन याद रखिएगा, ठीक है। तो आप बुसानन याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ने किसके हम वतन सुफानिदा को हरा करके खिताब जीता है। तो इन द वुमेन सिंगल्स फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट थाईलैंड से बुसानन डिफीटेड कंपट्रेट सुपानिंदा। क्लियर है? सुपानिदा कातेथोंग टू विन द टाइटल। ये थोड़ा सा नाम डेंजर होते हैं, पता नहीं कैसे रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक नाम होता है खानदान का पूरा रख लेते होंगे, जैसा भी होता हो। तो आपको क्या यहाँ पे याद रखना है, बुसानन याद रखना है जिन्होंने अपने नाम खिताब किया है, और हारने वाला कौन है, सुपरनिसा, सुपरनिदा। क्लियर है? सुपरनिदा क्लियर है क्या? आगे बढ़े। तो नाम याद करने में दिक्कत होगी, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सी जगह पे जहां हल्की सी अगर यहाँ कोई जगह खाली है तो भूसानन और सुपरनिदा का नाम रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है लुशांग महोत्सव। क्या चीज? लुशांग महोत्सव क्या है? तो तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार साल के 10वें महीने के 18वें दिन लासोंग उत्सव मनाया जाता है। क्लियर है? तो जो तिब्बती लूनर कैलेंडर है, जो उनका एक अपना लूनर कैलेंडर है, तो उसमें जो साल का 10वां महीना होता है उसका जो 18वां दिन होता है, उस दिन वो लोग क्या मनाते हैं, लासोंग उत्सव मनाते हैं। ये मनाते क्यों हैं? सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात, ये मनाते क्यों? इनका मनाने का पर्पज एक होता है कि जब क्रॉप कट करके आ जाती है, क्रॉप घर आ जाती है, तो उस फसल के आने के जश्न में ये लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। तो लासोंग फेस्टिवल is celebrated on the 18th day of the 10th month of the year according to the Tibetan lunar calendar। क्लियर है? यह उत्सव मुख्य रूप से 4 दिनों तक जारी रहता है। कितने दिनों तक? 4 days। तो दिस फेस्टिवल मेनली कंटिन्यूज टिल 4 days। तो आपको याद रखना है पहली बात ये कि लुशांग महोत्सव मनाया कहां जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, क्यों मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो आपको ये 2 से 3 क्वेश्चन एक साथ रेडी हो जाएंगे। 4 दिनों तक मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, फसल आने की खुशी में मनाते हैं वो लोग। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, कौन थे दिग्गज कथक नर्तक बिरजू महाराज। ये खबर बहुत चली थी चर्चा में, क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती थे बिरजू महाराज, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी। दिल के दौरे से बताया गया था कि उनकी डेथ हो गई। तो वह 83 वर्ष के थे, सबसे पहले 83 वर्ष के थे। तो ही वॉज 83 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है? अगर इनके जन्म की बात करें तो 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। कथक नर्तक होने के साथ साथ बिरजू महाराज शास्त्रीय गायक भी थे। तो आपको ये याद रखना है कि बिरजू महाराज जिस तरह से कथक नर्तक थे, उसी तरह से वो शास्त्रीय गायक भी थे। क्लियर है क्या? क्लियर है? और इनका जो असली नाम था वो था पंडित ब्रजमोहन मिश्र। क्या नाम था? पंडित ब्रजमोहन मिश्र। क्लियर है? He was born on 4 February 1938 in Lucknow. Besides being a Kathak dancer, Birju Maharaj Shastri was also a singer. His real name was Pandit Braj Mohan Mishra. क्लियर है क्या? आगे बढ़े। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था 1964 में, और कालिदास सम्मान मिला था 1987 में, लता मंगेशकर सब पुरस्कार मिला था 2002 में। तो ये सारे अवार्ड, ये सारे सम्मान बिरजू महाराज को मिले थे। तो आपको याद रखनी है कि उन्हें किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया था और कब किया गया था। क्लियर है? क्योंकि आप अगर बिरजू महाराज के बारे में और हल्का जानना चाहते हैं
तो आप उनके बारे में उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा। तो आप एक तरह से देखेंगे, आपको एक तरह से देखने को मिलेगा कि बिरजू महाराज के जाने के बाद कथक नृत्य में और शास्त्रीय संगीत में एक तरह से एक एरे का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है, एक एरा ढल जाता है, आपको ढलता हुआ एरा दिखेगा। और जब बिरजू महाराज का एकदम की टॉप पीक होता है तो आपको यह देखने को मिलेगा कि कथक और उसमें जो शास्त्रीय संगीत का एक कॉम्पोजिशन था उसको बढ़ावा देने के लिए यानी जिंदा करने के लिए उसे बिरजू महाराज ही थे। तो जिस तरह से लता मंगेशकर जी थी, तो आप देखेंगे कि लता मंगेशकर जी के जाने के बाद अब आप देखते हैं सब बोलते हैं कि एक संगीत का एरा ढल गया, एक संगीत का एरा खत्म हो गया। तो इसी तरह से बिरजू महाराज के जाने के बाद आप एक एरे को खत्म होता हुआ देखेंगे। क्लियर है क्या? तो बिरजू महाराज who was awarded Padma Vibhushan in 1986 has also been honored with Sangeet Natak Academy 1964, कालिदास सम्मान 1987, लता मंगेशकर अवार्ड 2002। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखिए कहां लगाई गई पहली न्याय घड़ी। तो ये एक अच्छा चर्चे का मुद्दा था जनवरी के टाइम पे, क्योंकि ये एक ऐसी घड़ी है, ये एक ऐसी डिस्प्ले है जहां पर यह दिखाया जाएगा कि कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के अंदर। क्लियर है क्या? यानी उन पेंडिंग केसों की संख्या, नंबर, उनके नेम, सारी चीजें इसमें शो करेंगी। और गुजरात कंट्री का एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां इस घड़ी को लगाया गया है। तो आपको यह याद रखना है कि पहली न्याय घड़ी कहां लगाई गई है, तो वह गुजरात। कहां? गुजरात। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सोमवार को न्याय वितरण प्रणाली के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और मानवीय हस्तक्षेप के बीच एक स्वस्थ संतुलन का आह्वान किया है। तो इनके अगर न्याय घड़ी के प्रवर्तक अगर देखेंगे तो एक तरह से कौन निकल के आएंगे? DY चंद्रचूड़। क्लियर है? जिन्होंने इस बात की पहल की, जिन्होंने जुडिशियल सिस्टम से टेक्नोलॉजी को ऐड करने की कोशिश की, एक पहल चलाई, एक इनोवेशन लाए कि हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि पूरे कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, कौन सा केस चल रहा है, किस केस की सुनवाई कब है। ये सारी चीजें जो एक फाइलों में दबी हुई थी, यानी जिसे आप एक तरह से लाल फीताशाही कह सकते हैं। तो आज के टाइम पे अगर ये न्याय घड़ी स्टेट के या कंट्री के हर एक कोर्ट में और हर एक जिले के जिला अधिकारी के या दंडाधिकारी के ऑफिस में लग जाए या पब्लिक प्लेसेस पर लगा दी जाए, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि देश के अंदर लाल फीताशाही खत्म हो जाएगी। अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाए तो लाल फीताशाही का मतलब केवल इतना होता है, इतना समझ लीजिए कि कोई फाइल होती थी अंग्रेजों के टाइम पे, मान लो फाइलें होती हैं, उनमें कंटेंट है, कोई केस लिखा हुआ है, कोई लिखा हुआ है, और उन्हें लाल फीते से बांध के उठा के डंप कर दिया जाता था। पता चला कि आज केस फाइल हुआ है, सुनवाई 10 साल बाद हो रही है, 20 साल बाद हो रही है। तो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को लेट करने वाले हम लोग नहीं है, लेकिन हम लोग सुधार करने वाले भी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग लेट कर गए तो लेट कर गए, अब हैबिट तो पड़ी है घिसने की। लेकिन सुधार करना हम लोगों का काम। तो आपको याद रखना है पहली न्याय घड़ी कहां लगाई गई है? गुजरात में लगाई गई है। किनकी पहल से लगाई गई है? तो DY चंद्रचूड़। क्लियर है? तो आप अगर एक आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपको एक आंसर राइटिंग करनी है, तो आप न्यायिक व्यवस्था को
आज के प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके एक पहलू को अच्छा से निकाल के लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हुए, क्लियर है? किसका? इस न्याय घड़ी का। स्टेट मेंशन कर दीजिए कि इन्होंने पहल की, ये मेंशन कर दीजिए, और एक इजिली अच्छा पावरफुल आंसर निकल के आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये बात? आई होप क्लियर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ on Monday called for a healthy balance between the use of technology and human intervention to enhance the experience of the justice delivery system. समझ में आ गई बात? गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों को प्रदर्शित करता है। क्लियर है कि न्याय घड़ी का मतलब क्या? वहां कोई घड़ी नहीं लगेगी, वो टन्ने से सुबह बजेगी, टन्ने से शाम को बजेगी कि 5 बज गए, आज के लिए कोर्ट एडजर्न की जाती है। ये मैटर नहीं है वहां पे। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान देना है आपको। तो गुजरात had become the first state in the country to have a high court justice clock, which will have an external display LED wall within the court premises that displays the cases. क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए किसने बनाया कृत्रिम चंद्रमा। तो पहले कृत्रिम सूरज सुनने में आया था, सुना होगा कि हाँ कृत्रिम सूरज बना है। अब कृत्रिम चंद्रमा भी बनाया गया है। और एक बात ध्यान दीजिए, कृत्रिम सूरज जिसने बनाया था उसने चंद्रमा भी बना लिया है, यानी चाइना। हु इज? चाइना। क्लियर है? और सबसे बड़ी बात, उसने ऐसा चंद्रमा बनाया है कि जैसी ग्रेविटी चांद पर है, चंद्रमा पर है, वैसी ग्रेविटी इसके अंदर भी है जो आर्टिफिशियल बनाया गया है। क्लियर है? इससे देखो फायदा ये है चाइना को कि अगर उसे किसी को चांद पर भेजना है तो वो उस पर्सन के लिए, उस एस्ट्रोलॉजर के लिए इसे एज अ प्रशिक्षण के लिए यूज कर सकता है, एज अ ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकता है। क्लियर है? और इससे वहां के वातावरण के बारे में, वहां के रॉक्स के बारे में, वहां के पूरी क्लाइमेटोलॉजी के बारे में वो पता कर सकता है वेल नोन तरीके से। क्लियर है? तो इसकी मदद से वैज्ञानिक वहां के वातावरण की स्थिति और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। यानी सोचिए हम कहां हैं और आज चाइना कहां है, कि एक ऐसा कंट्री जो आज से 2 दशक 3 दशक पहले खाने को तरसता था, जिसके पास कुछ नहीं था, ज्यादा टाइम की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 दशक, 3 डिकेड्स मतलब 30 साल, और आज वो कंट्री वर्ल्ड की बिगेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी बनती जा रही है। थिंक अबाउट इट। इस पर बहुत ज्यादा काम करने की नीड है हमें, क्योंकि चाइना हमारे बॉर्डर से खड़ा है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे नहीं बढ़े, या हमारा डिफेंस सिस्टम या हमारा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, तो चाइना आने वाले वक्त में हमें टेक्नोलॉजिकली फ्रंटली टारगेट कर सकता है, या चुनौतियां दे सकता है अलग अलग फील्ड से। और चाइना की नीति हमेशा प्रसारवादी रही है, तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए और हमें भी इन सारी चीजों पर काम करने की नीड है। क्लियर है क्या? तो आपको आंसर लिखने के लिए ऐसे पॉइंट को ढूंढने होंगे जो आप वहां मेंशन कर सकें, और जिन्हें केवल ऐसे नॉमिनल एग्जाम देने जाना है तो लोग इतना याद रखें, कृत्रिम चंद्रमा बनाने वाला पहला देश चाइना है। क्लियर है क्या?
तो with the help of this, scientists will be able to investigate new equipment according to the environmental conditions and prepare for future missions. क्लियर है? यह कृत्रिम चंद्रमा या मिनी मून का व्यास 2 फीट है। तो ये जो बनाया गया है मिनी मून, इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कितना 2 मीटर है। इसकी कृत्रिम सतह वैसी चट्टानों और धूल से बनाई गई है जो उतनी ही हल्की हैं जितनी चंद्रमा पर होती हैं। सोचिए कहाँ की सोच वो अर्थ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगा। तो आप चाहें नोट्स बनाते चले साथ में, या क्लास के साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और उसके बाद आराम से बैठ के लिखा करिए, आराम से बैठ के नोट्स बनाया करिए। ये हमारी लैंग्वेज में है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए। क्लियर है? तो द डायमीटर ऑफ दिस आर्टिफिशियल मून और मिनी मून इज अबाउट 2 feet. Its artificial surface is made up of rocks and dust that are as light as the moon. आगे बढ़ें। चलिए अब देखिए, कौन बने देश के अगले सेना प्रमुख। जो डिफेंस का टॉपिक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार ने पूर्वी सेना की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का अगला उप सेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। क्लियर है ये बात? तो उप सेना प्रमुख, यहां पर उप छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, who is commanding the Eastern Army, as the next Vice Chief of Army Staff of the country. तो आपको याद रखना है जो उप सेना प्रमुख हैं वो कौन है। अब जो अगले बनेंगे वो मनोज पांडे हैं। क्लियर है क्या? और अभी ये किस कमांड पर हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। किस पोजीशन पर हैं अभी? लेफ्टिनेंट जनरल। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे पूछ सकता है कि मनोज पांडे जिन्हें देश के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में चुना गया है, वो अभी किस पोजीशन पर हैं या किस पद पर हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल याद रखना है। या इस तरह से पूछ सकता है कि देश के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। तो क्वेश्चन आपसे किस भी टाइप से पूछ सकता है, बस आपको केवल नाम याद होना चाहिए और उनकी पोजीशन कि अभी वो किस पोजीशन से किस पोजीशन में जा रहे हैं। क्लियर है क्या? उप सेना प्रमुख के तौर पर 1 फरवरी से लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे। तो एक बात ध्यान दे लेना कि जो अभी उप सेना प्रमुख हैं, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती, उनकी जगह लेने वाले हैं ये। तो ही विल रिप्लेस लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम February 1। जनरल मोहंती 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो जनरल मोहंती इज रिटायरिंग ऑन 31 जनवरी। क्लियर है क्या? ये आपको ध्यान देना है। और ये जनवरी करंट अफेयर है। तो इस टाइम पे जो हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे वो कौन होंगे? मनोज पांडे। या कौन है? मनोज पांडे। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट, कौन होंगे रूस के भारत में राजदूत। यानी रशिया अपना राजदूत भारत में अपॉइंट करने जा रहा है। तो कौन है नए राजदूत जिन्हें रशिया यहां अपॉइंट करेगा? तो रूस ने ऐलान किया है कि वह भारत में अपने मौजूदा राजदूत निकोलाई खुदासेव को बदलने जा रही है। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि अब भारत में राजदूत की जिम्मेदारी डेनिस एलिपो संभालेंगे। कौन संभालेगा? डेनिस एलिपो। डेनिस एलिपो। क्लियर है? दूसरी बात, एक क्वेश्चन और यहां से, तो जो राष्ट्रपति भवन है रशिया का उसे क्या बोला जाता है? क्रेमलिन। निकला क्वेश्चन, क्या बोलते हैं? क्रेमलिन। किसे हटाने जा रही है? निकोलाई खुदासेव को। किसे?
निकोलाई कुदाशेव। क्लियर है? तो रशिया हैज अनाउंस्ड दैट इट इज गोइंग टू रिप्लेस इट करंट एम्बेसडर ऑफ टू इंडिया निकोलाई कुदाशेव। An order was issued by the Kremlin of Russia's Rashtrapati Bhavan that Denis Ilipov will now take over the responsibility of ambassador to India. आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े, चलिए। डेनिस एलिपोव इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय में एशियाई विभाग के उप निदेशक रह चुके हैं। उन्हें भारत से जुड़े मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है। तो डेनिस एलिपोव हैज previously served as Deputy Director of the Asian Department in the Ministry of Foreign Affairs of Russia. He is considered to be very knowledgeable in the matters related to India. तो इन्हें डेनिस एलिपोव को इंडिया के बारे में काफी अच्छी जानकारी होने की वजह से इन्हें मान सकते हो, ज्ञाता मानते होंगे वो लोग। क्या मानते होंगे? ज्ञाता, कि इंडिया के मैटर के बारे में ये ज्ञाता है। आगे बढ़े, चलिए। क्या रखा नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े प्रांतों का नाम? ये भी काफी चर्चा का मुद्दा था, क्योंकि नेपाल ने अपने बॉर्डर से जुड़े हुए जो भारतीय सीमाएं थी, जो भारतीय प्रांत थे, वहां पे उनका नाम बदल दिया है। क्लियर है? तो नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े दक्षिण पूर्वी दो प्रांतों का नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। और प्रांत की राजधानी जनकपुर की गई है। तो नेपाल हैज नेम्ड द टू साउथ ईस्टर्न प्रोविंसेस कनेक्टेड टू द इंडियन बॉर्डर एज मध्य प्रदेश एंड द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस हैज बीन फिक्स्ड एज जनकपुर। इस प्रांत का गठन साल 2015 में किया गया था। तो दिस प्रोविंस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2015। इस प्रांत की मुख्य आबादी भारतीय मूल और मैथिली भाषा प्रमुखता से बोली जाती है। तो आबादी कैसी है? भारतीय मूल की है। और भाषा कौन सी चलती है? मैथिली। क्लियर है क्या? कौन सी चलती है? मैथिली। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़े क्या? बढ़ जाए, कोई दिक्कत? चलिए। तो द मेन पॉपुलेशन ऑफ दिस प्रोविंस इज ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड मैथिली लैंग्वेज इज स्पोकन प्रोमिनेंटली। आई होप बात क्लियर होगी। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े। यह नेपाल का सबसे छोटा प्रांत है। जनसंख्या के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी सीमा दक्षिण में बिहार से लगती है। तो आपको याद रखना है, जिन प्रांतों का नाम बदला गया है, जिन प्रांतों को मध्य प्रदेश बोला गया है, उनकी सीमा कहां से लगती है? बिहार से लगती है। कहां से लगती है? बिहार से। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो इट इज द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ नेपाल। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इट इज बॉर्डर्ड बाय बिहार इन द साउथ। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं जितने टॉपिक कराए जा रहे हैं आप सारे टॉपिक के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है और आप किसी भी एग्जाम के लिए कर पाएंगे, भले ही आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये सारा कंटेंट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। भरोसा रखिए। अब देखिए, एक एग्रीमेंट हुआ है भारत और मॉरिशस के बीच। किसके बीच? इंडिया और मॉरिशस। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। क्या हुआ है एग्रीमेंट में? मित्र देशों को रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जो HAL कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की, उसने क्या किया है, जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसी के हिसाब से
उन्होंने मॉरिशस की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किया है जो कि यहाँ डेवलप हुए हेलीकॉप्टर को देने की, जो ALH MK3 हेलीकॉप्टर बनाया गया है। वो हेलीकॉप्टर कैसे देने जा रहा है HAL मॉरिशस को, तो उसको लेकर के एग्रीमेंट है। तो इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट vision to boost defense exports to friendly countries, Hindustan Aeronautics Limited has entered into an agreement with the government of Mauritius for export of an advanced light helicopter ALH MK3 for the islands nations police force. The contract is signed. क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए HAL के अनुसार एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH MK3 हेलीकॉप्टर 5.5 टन श्रेणी का एक से अधिक भूमिका वाला वह मिशन बहुमुखी हेलीकॉप्टर है। क्लियर है? तो बहुमिशन है, बहुमुखी हेलीकॉप्टर है, तो कई मल्टीटास्क कर सकता है, मल्टी रोल निकाल सकता है, मल्टी रोल अदा कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू HAL the helicopter is a 5.5 ton class multi-role multi-mission versatile helicopter. क्लियर है? तो साइंस एंड टेक में मैं एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जिसका मुझे खुद रियल एक्सपीरियंस है, रियल विजुअली करके देखा हुआ एक्सपीरियंस है। वो है जेट इंजन और मिसाइल्स का। क्लियर है? जेट इंजन और मिसाइल्स का मैं एक एक बात बताऊंगा कि जेट इंजन में क्या बातें हैं और कैसे चलता है जेट इंजन और मिसाइल कैसे चलती है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब क्लासें आएंगी तो आपको लगेगा कि आप विजुअली देख रहे हैं कि रियल में ऐसा होता है। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी मत पूछने लग जाइए कमेंट में कि सर आपने बोला है कि आप रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप क्या थे। तो यार जो थे पहले थे, आज जो है आपके सामने है, तो आज पर फोकस करते हैं, पहले पे नहीं। क्लियर है क्या? तो जो थे पहले थे तो आज पे फोकस करना चाहिए इंसान को, तो हम भी आज पर ही फोकस करेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। क्लियर है? इसने भारत और विदेशों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई जीवन रक्षक मिशनों सहित विभिन्न उपयोगिता भूमिका में अपनी योग्यता साबित की है। It has proved its worth in various utility roles including many life-saving missions during natural calamities in India and abroad. चाहे वो देश के भारत के अंदर हो, चाहे वो देश के बाहर हो, तो इसने इस बात को प्रूफ किया है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें टास्कफुली मल्टी रोल मल्टीपर्पजेस काम करने के लिए ALH MK3 एकदम की अप्रोप्रिएट है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, किस टेनिस खिलाड़ी ने किया संन्यास का ऐलान। तो एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो हमारी इंडिया की हैं, लेकिन उन्हें इंडिया में कोई अच्छी नहीं लगा तो पाकिस्तान चली गई, वो बात अलग है। तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान कौन चली गई है ना। तो एक अच्छी भी बात है, लेकिन उनकी पर्सनल चॉइस के लिए अच्छी बात है, और देश के लिए, देश के गौरव के लिए, देश के अभिमान के लिए, कि जिस पर देश अभिमान करता है उसके लिए ये अच्छी चीज नहीं हो सकती, ये एक अच्छी बात हो ही नहीं सकती। क्लियर है क्या? तो भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इंडिया स्टार फीमेल टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। कहां? ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा। तो सानिया हु केम टू प्ले द ऑस्ट्रेलियन ओपन said that 2022 will be her last season. तो ये बात उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन गेम में बोली है कि अब ये जो 2022 का सेशन होगा उनके गेम का, उनके गेम करियर का ये लास्ट सेशन होगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, तो आपको ये बात याद रखनी है। सानिया मिर्जा ने अब तक
9 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने? 9 ग्रैंड स्लैम। क्लियर है? सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब जीता था। वहीं मिक्स्ड डबल्स में वह 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन जीत चुकी हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है क्या क्या वो जीत चुकी हैं। सारे याद ना हो, एक दो याद कर लेना, और लेकिन ये अमाउंट याद कर लेना कि टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं सानिया मिर्जा ने। तो 9। कितने? 9 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। क्लियर है? तो सानिया मिर्जा हैज ऑन 9 ग्रैंड स्लैम्स so far in women's doubles. Sania Mirza won the Australian Open in 2016, Wimbledon in 2015 and the US Open. At the same time, in mixed doubles, she has won the Australian Open in 2009, the French Open in 2012 and the US Open in 2014. क्लियर है? आगे बढ़े तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना नोट्स बना लें, हिंदी वाले अपना हिंदी में बना लें, और अगर कोई बाइलैंग्वेज पढ़ता है तो दोनों। आगे बढ़े। किसने की 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता? तो कौन सी कंट्री है जिसने ब्रिक्स की शेरपाओं की अभी बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है? तो वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। तो किसकी अध्यक्षता में? चाइना के। तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपाओ फॉर द ईयर 2022 was held under the chairmanship of China. क्लियर है? 18 to 19 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से हुई इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत को धन्यवाद दिया। तो ड्यूरिंग दिस मीटिंग हेल्ड ऑनलाइन ऑन जनवरी 18 to 19, the member countries thanked India for the presidency of BRICS in year 2021. क्लियर है क्या? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए ब्रिक्स है क्या। तो जब कभी इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाएंगे या इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूट्स जो हैं, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, पर्पज क्या है, सारी चीजें बताएं। क्लियर है? तो ये क्लास वाइज क्लास की बातें हैं। अगर एक ही क्लास में सारी बातें बता दी जाएंगी तो आप भी कंफ्यूज होंगे और बर्डन भी बढ़ेगा। ठीक है? तो ब्रिक्स क्या है? 5 उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है, एक समूह है। उसमें कौन कौन है? ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चीन है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है? तो कौन कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। फुल फॉर्म याद कर लो। बी से है ब्राजील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना और एफ से है साउथ अफ्रीका। क्लियर है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ही लिखा है ये, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट, कौन करेगा पहले भारत एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी? तो इंडियन एशियन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का अध्याय 27 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। कब से? 27 जनवरी से। इस सम्मेलन में विस्तारित पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत के जुड़ाव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम की आभासी तौर पर मेजबानी करेंगे। तो the chapter of the India Central Asia Summit is going to begin from January 27. Prime Minister Narendra Modi will be hosting the event virtually as part of India's engagement with neighboring countries at the summit. क्लियर है क्या? आगे बढ़े तो नरेंद्र मोदी जी को इसकी मेजबानी करनी है। 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था
खत्म हो गया क्योंकि अब तो भाई मई चल रहा है ना, लेकिन करंट अफेयर अब हम पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब जगो तब सवेरा, टेंशन नहीं लेनी है, जब जगो तब सवेरा है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, द फॉरेन मिनिस्ट्री said that presidents of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan will participate in the virtual summit. आई वो बात क्लियर होगी। तो आपने देखा आज हमने 3 to 4 टॉपिक किए, बात समझ आ रही है? 3 to 4 टॉपिक हमने कंप्लीट किए और आई होप कि आप लोगों को भी सेशन में मजा आ रहा होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।